नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल में। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम यूके के इकोनॉमी पे चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे कि यूके की इकोनॉमी कोविड के चलते क्वार्टर टू में बहुत भयंकर तरीके से श्रिंक कर गई। इसका क्या मेजर कारण रहा है एंड क्या यंग पॉपुलेशन का इन्फ्लुएंस यूके में कम हो रहा है एंड इतना नेगेटिविटी चल रहा है यूके की इकोनॉमी को लेके, तो कुछ पॉजिटिव्स भी निकल के आई होंगे। तो इन सब के बारे में हम इस सेशन में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं आंकड़ों पे। यूके सेकेंड क्वार्टर में 20% से श्रिंक कर गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर गया। सेकेंड क्वार्टर मतलब अप्रैल मई एंड जून, ये महीनों में। इंडिया में क्वार्टर टू अलग होता है, यानी जुलाई अगस्त सितंबर होता है। तो वेस्ट में ये फाइनेंशियल ईयर का हिसाब थोड़ा सा अलग है, तो ये ध्यान रखिएगा। एनीवेज, तो ये श्रिंकेज सेकेंड क्वार्टर की सबसे बड़ी श्रिंकेज रही है एंड ये नंबर तो डबल है यूएस और जर्मनी के कंपैरिजन में। यूएस में यही पीरियड में 10% का श्रिंकेज देखा गया था एंड यूरोप में स्पेसिफिकली इटली में 12%, फ्रांस में 14% एंड स्पेन में 19% का श्रिंकेज देखा गया था। जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हैं कि यूके पूरा रेड जोन में है। अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो विच इज द वर्स्ट हिट अमंग यूरोप। उसके बाद स्पेन और पोर्चुगल आता है एंड इवेंचुअली वी हैव फ्रांस एंड इटली। वेल, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ये वाली कौन सी कंट्री है जो फ्रांस के बाजू में है एंड इसका जीडीपी श्रिंकेज कितना हुआ है इस क्वार्टर टू में? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। अब ये ग्राफ मैंने कंपैरिजन के हिसाब से लगा लिया है एंड इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यूके की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ही श्रिंक कर गई है क्वार्टर टू में, एटलीस्ट इफ वी कंपेयर इट विद द अदर एडवांस्ड नेशंस। हाउ अबाउट कनाडा? उसका जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन कितना है कमेंट में जरूर लिखिएगा। एंड व्हाट आर द G7 नेशंस? G7 नेशंस का टोटल इनका कॉन्ट्रैक्शन भी काफी हद तक गिर गया है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में G7 नेशंस के नाम लिख दो और उनका कॉन्ट्रैक्शन रेंज भी बताओ। यूके का श्रिंकेज बाकी मुल्कों के मुकाबले इतना ज्यादा क्यों हो गया? करीब 20% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसका रीजनिंग है कि जो यूके में लॉकडाउन्स अनाउंस किए गए थे वो थोड़े से लेट किए गए थे कंपेयर टू अदर यूरोपियन नेशंस। मतलब क्वार्टर टू में अप्रैल मई और जून यूके पूरा बंद था एंड दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज लॉकडाउन लिफ्ट करने चालू कर दिए थे। तो फर्क तो पड़ेगा ही अगर एक तरफ सब बंद है एंड दूसरी तरफ चीजें खुल रही है। और एक रीजन निकल के आ रहा है, यूके की इकोनॉमी का शेयर ऐसे एक्टिविटीज में है जहां पे क्लोज कांटेक्ट होता है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना डिफिकल्ट होता है, जैसे कि सिनेमास, थिएटर या बाहर आउटिंग करने जाना, खाना खाने जाना। सो पीपल आर इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज। इवन इफ यू टॉक अबाउट अटेंडिंग लाइव स्पोर्ट्स इवेंट्स, देयर इज अ थिंग इन यूके अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये सब चीजें तो क्वार्टर टू में बंद ही हो गए थे, ना के बराबर ही थे। एंड इसका रीजनिंग बैंक ऑफ इंग्लैंड देता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इन सारी एक्टिविटीज का स्पेंडिंग शेयर निकाला है जो कि करीब 13% है, 13% ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ ब्रिटेन। यूएस में ये 11% है एंड यूरोप में 10% है। तो आप समझिए कि क्यों डिफरेंस हुआ बाकी के कंपैरिजन में। अब क्वार्टर टू में हाउस होल्ड स्पेंडिंग भी कम हुए थे, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गए थे 23.1% से एंड बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स तो 31% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गए। ये मैं क्वार्टर टू की बात कर रहा हूं, यानी अप्रैल मई एंड जून की। सर्विस सेक्टर जो कि यूके की इकोनॉमी का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है, उसकी जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 80% का कंट्रीब्यूशन देता है, वो 20% से गिर गया। मैन्युफैक्चरिंग भी करीब 20% से श्रिंक हुई क्योंकि फैक्ट्रीज ही बंद थी लॉकडाउन्स के चलते। एंड अगेन लॉकडाउन्स के चलते प्रोडक्टिविटी भी 2.5% से गिर गई। वेल, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, then we need to understand the population dynamics of UK and its influence to the UK's politics. अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस इंफोग्राफिक में, लाइट ब्लू में पॉपुलेशन इज ओवर 65 एंड डार्क ब्लू में 18 टू 24 की पॉपुलेशन है। तो ये साफ साफ दिखता है कि हर एक इवेंट में बूढ़े लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। सबसे ज्यादा एग्रीमेंट ब्रेक्सिट के लिए 65 प्लस लोगों के ही आए हैं।
हुआवाई का प्रेजेंस का अपोज भी इन्होंने ही किया था। वो अलग बात है कि आखिर में जाके यूके ने हुआवाई को 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करने की अनुमति दे दी। बट ये आप डिसबैलेंस देख रहे हो, 65 प्लस का इन्फ्लुएंस या एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स किस हद तक है। इवन फॉर द HS2 रेलवे जो जॉनसन सरकार ने प्रोजेक्ट लिया है, जिसमें लंदन, मैनचेस्टर, वेस्ट मिडलैंड्स एंड लीड्स, ये 4 रीजन्स को कनेक्ट करने का आइडिया है, इसमें भी दीज पीपल वर अनहैप्पी एंड ऑफ कोर्स दे डू नॉट एंटरटेन फ्लेक्सिबल इमिग्रेशन पॉलिसीज। तो ये कौन लोग हैं? ये बेसिकली टॉरीज है। टॉरीज बेसिकली सोशल ऑर्डर को सुप्रीम मानते हैं, यानी दे प्रेफर हायरार्की बेस्ड सिस्टम। एंड ये मेजरली जॉनसन के वोटर्स ही रहे, क्योंकि बोरिस जॉनसन का मेजर एजेंडा था ब्रेक्सिट, उसके चलते ही वो पावर में आया है। दो ही इज ऑलवेज ओपन टू ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, बट इन दिस सिचुएशन ही इज इन द ग्रे जोन। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, वोट बाय एज ग्रुप परसेंटेज पिछले 9 सालों की समरी बता देती है। 2010 में ऑलमोस्ट ये बैलेंस्ड था। अब जैसे कि आप ये 2015 के ग्राफ में देख सकते हो, ये बैलेंस बिगड़ने लगा जब ब्रेक्सिट उस टाइम चालू था। एंड उस वक्त थेरेसा में 2016 में इलेक्ट होके आई थी एंड 2019 में बोरिस जॉनसन आए, तो इसका गैप देख रहे हो आप। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओल्ड एज पॉपुलेशन इन वोटिंग हैज बीन प्लेइंग अ मेजर रोल इन यूकेस पॉलिटिक्स। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि बूढ़े लोगों का इन्फ्लुएंस यूके में ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? वेल, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन द कमिंग स्लाइड्स, तो बने रहिए मेरे साथ। यहां तक आपको कैसा लगा सेशन? समझ में आया है कि नहीं आया है? एंड इफ यू अंडरस्टूड देन कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में आया आपको एंड कैसा लग रहा है ये सेशन। सो विद द सेम एंथुजियाज्म वी मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इससे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। अब किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो उसके रेवेन्यूज यानी गवर्नमेंट की कमाई पूरी करती है। अगर रेवेन्यू ज्यादा है एंड खर्चे कम है तो कंट्री सरप्लस में रहती है, एंड अगर खर्चे ज्यादा है एंड रेवेन्यू कम है तो कंट्री डेफिसिट में रहती है। तो कुछ ऐसा ही केस ये वाला यूके का है। अब ब्रेक्सिट के चलते यूके एक डिलेमा में पड़ गया है। यहां पूरी दुनिया में महामारी के चलते ग्रोथ रुकी है, इनफैक्ट इकोनॉमीज की ग्रोथ कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है। यूके के कोविड डेथ रेट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं एंड इसके चलते जो सर्विस सेक्टर है विच एसेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट्स 80% टू द यूके's जीडीपी, वो ठप पड़ा है। और अगर इस साल के एंड तक यूके अगर यूरोप के साथ कोई ट्रेड डील क्रैक नहीं कर पाएगा, यानी वो बिना ट्रेड डील क्रैक करके यूरोप को एग्जिट कर जाएगा, तो यूके की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट होगी। यूके बेसिकली ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज पे अभी फोकस नहीं कर रहा है, और रादर वो फोकस ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी हेल्थ केयर की जो वेलफेयर स्कीम है NHS, उसमें काफी एक्सपेंसेस जा रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि यूके में अगर आप यूके के सिटीजन हो तो आपको हेल्थ केयर NHS की तरफ से फ्री मिलेगा। तो इसके चलते हेल्थ स्पेंडिंग पिछले 10 सालों में 6% से लेकर 7% ऑफ द जीडीपी यूके में बढ़ गई है एंड एजुकेशन पे कम स्पेंडिंग हुआ है, यानी द रेट ऑफ स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन हैज फॉलन फ्रॉम 6% टू 4%। एजुकेशन आने वाले टाइम में ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है इसके, बट ओल्ड पीपल का प्रायोरिटी अलग है। They are not interested in spending on something which they can't reap benefits as long as they are alive. So this essentially means that today's young generation of UK will suffer tomorrow. UK has been spending a lot on its welfare schemes, including aiding the pensioners. UK ने, और should I say Boris Johnson government has basically pledged कि उनकी सरकार जब तक सत्ता में है तब तक ट्रिपल लॉक नाम की एक पेंशन पॉलिसी चलाएगी। अब ट्रिपल लॉक का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो ट्रिपल लॉक पॉलिसी में जो यूके की बूढ़ी जनता है उन्हें वो एक दिलासा दे देती है कि उनकी पेंशन हर साल कुछ रेट से बढ़ेगी। वो रेट इन 3 चीजों पे डिपेंड करते हैं। यूके का इन्फ्लेशन रेट यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर इंक्रीजिंग एवरेज वेजेस ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कितने रेट से बाकी वर्किंग पॉपुलेशन की वेजेस बढ़ी है उस साल में उतना बढ़ेगा, या फिर सीधा सीधा 2.5% का इंक्रीमेंट होगा
उनके पेंशन्स में, यानी उनकी इनकम में 2.5% की ग्रोथ रहेगी। तो इन तीनों में से जो हाईएस्ट होगा उसी रेट से उनकी इनकम बढ़ेगी, यानी उनका पेंशन बढ़ेगा हर साल। समझे? अब कोविड के चलते जॉब्स जा रही है, और अगर जॉब्स जा रही है तो ये जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ने से रहे नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट यूके। इनफैक्ट बिजनेसेस के अर्निंग्स 1.5% से घट रहे हैं, क्योंकि कंपनीज के धंधे ही नहीं चल रहे हैं। तो जॉब क्रिएशन तो दूर की बात, वेजेस में गिरावट तो होगी, एंड एक्सट्रीम में द इंडिविजुअल वुड सिंपली लूज हिज और हर जॉब। तो अगर बिजनेसेस की अर्निंग्स नहीं हो रही है तो सैलरीज में तो गिरावट होनी है, और अगर सैलरीज गिरती है तो गवर्नमेंट को टैक्स कम जाएगा, यानी गवर्नमेंट टैक्स कम कमाएगी। एंड इफ टैक्स कलेक्शंस आर गोइंग डाउन, then how are you planning to support the welfare schemes like triple lock policy? And enough income has grown of the pensioners in the last decade. मतलब 2009 से 2020 में पेंशनर्स की इनकम ऑलमोस्ट 20.6% से बढ़ी है, एंड वर्किंग एज पॉपुलेशन की कितनी बढ़ी है इस दौरान? बस 5.4%। तो आप डिसबैलेंस देख रहे हो। एंड इनफैक्ट 46% ऑफ द वोटर्स ऑफ जॉनसन हैव देयर ओन होम्स, तो उन पे मॉर्गेज पेमेंट का प्रेशर नहीं आएगा, वर्किंग एज पॉपुलेशन पे इसका प्रेशर आएगा। अगर हम लेबर मार्केट की बात करें तो इट इज एन इमेंस प्रेशर, जॉब्स जा रहे हैं, एंड ऊपर से जो स्टेट बैक्ड वेज प्रोग्राम है, यानी फर्लो सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट उन लोगों को पैसे देती है जो कोविड के चलते काम पर नहीं जा सकते या उनकी जॉब चली गई है। फर्लो का बेसिक मीनिंग है लेइंग ऑफ फ्रॉम जॉब, मतलब जॉब से निकाल दिया गया है या टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया है कि ठीक है अभी मत आओ, जब सब ठीक हो जाएगा तब देखेंगे। सो दिस इज व्हाट फर्लो इज। तो इन लोगों के लिए यूके गवर्नमेंट उनके सैलरी का करीब 80% उन्हें दे रही है, और अप टू 2500 पाउंड्स हर महीना, विच एवर इज हायर। तो इन दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वो देगी। अब जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हैं कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक फर्लो सिस्टम में एप्लीकेशन बस बढ़ते ही जा रहे हैं। जुलाई में ये 9 मिलियन से ज्यादा हो गया था, यानी 90 लाख से ज्यादा लोगों को यूके गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है आज की तारीख में। तो जो पेंशन्स रिसीव कर रहे हैं उनको तो इससे बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज इफ देयर इज नो अर्निंग्स टू द बिजनेसेस एंड पीपल आर ऑन फर्लोस और लूजिंग जॉब्स, एंड द सीपीआई इंडेक्स इज होवरिंग अराउंड लेस देन 2%, तो ट्रिपल लॉक के अनुसार जो पेंशन्स के रेसिपिएंट्स है उनकी पेंशन्स तो 2.5% से ग्रो करेगी, जो हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था ट्रिपल लॉक के कंडीशंस में। सो 2.5% वुड बी हायर अमंग ऑल थ्री कंडीशंस। अब बोरिस जॉनसन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उनके जो वोटर्स है दे आर एजिंग। इनफैक्ट इन 2019 36% ऑफ द टॉरी वोटर्स वर पेंशनर्स। नाउ दीज टॉरी पीपल दे आर नॉट रियली फॉन्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आप हमेशा उनसे यही सुनोगे that globalization has not benefited most of the people. They are bane to the UK's economy, or jobs and wages have been made worse by technological change. या तो आप ये भी सुनोगे उनसे कि more people living in cities have made society worse. So essentially they are repulsive towards social changes. And the population in UK is aging. Even the fertility rate is close to 1.8. तो उसमें population contract कर रही है। अगर हम टेक्निकली बात करें, फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 का नंबर पॉपुलेशन को स्टेबल रखता है किसी भी इकोनॉमी में। अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडर के मुताबिक जुलाई में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े। 500 मिलियन पाउंड्स का विंड फार्म या अमेजॉन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट्स, इन प्रोजेक्ट्स की टोटल वैल्यू करीब 6.3 बिलियन पाउंड्स तक के निकल के आ रही है, जो कि लास्ट ईयर के जुलाई के मुकाबले, जिस टाइम कोविड का नामो निशान नहीं था, उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू 5.99 बिलियन पाउंड्स थी। बट स्टिल फेब 2020 के 7.6 बिलियन पाउंड्स वर्थ के कॉन्ट्रैक्ट से तो कम ही है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जुलाई में अच्छी रिकवरी आई है मार्च, अप्रैल और मई इन महीनों के कंपैरिजन में। अगर हम यूके की फाइनेंशियल मार्केट्स में प्रेशर की बात करें तो ये पिछले 3-4 महीनों के मुकाबले इंप्रूव हुआ है, यानी प्रेशर या स्ट्रेस फाइनेंशियल मार्केट्स में कम हुआ है। यूके गवर्नमेंट की तरफ से बाउंस बैक लोन स्कीम वो बहुत हेल्प कर गई, एंड एडिशनली यूके लेंडर्स के थ्रू 13 बिलियन पाउंड्स अलग से दिए हैं कोरोना वायरस
बिजनेस इंटरप्शन लोन स्कीम के द्वारा। ये देखिए इसके चलते कैसे इंप्रूवमेंट आई है फाइनेंशियल मार्केट्स में। ये बेसिकली ब्लूमबर्ग के द्वारा मेजर किया जाता है वाया ब्लूमबर्ग फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स। तो इसमें अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो स्ट्रेस नहीं होता है, रिलेटिवली स्ट्रेस कम होता है। एंड अगर नेगेटिव वैल्यू है तो फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत स्ट्रेस्ड है, यानी फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशन ठीक नहीं है। अब आते हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग पे, जो कि जुलाई के महीने में इंप्रूव हुआ है। अगर हम पिछले 3 महीनों से कंपेयर करें तो अप्रैल मई और जून में ये बहुत हद तक कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। एंड जुलाई में ये कम ड्रॉप हुआ है, करीब -2.6% का कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि पिछले महीनों के मुकाबले कम है। इसका मेजर कारण बताया जा रहा है कि यूके के लोग नॉन एसेंशियल आइटम्स की कैटेगरीज में ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर इक्विपमेंट्स की खरीदारी ज्यादा हुई है। यूके का फुटफॉल मतलब लोगों का घर से बाहर कदम रखना कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, इस पे जुलाई के महीने में इंप्रूवमेंट दिखी है। इसका साफ साफ कारण यूके की ईट आउट टू हेल्प आउट इनिशिएटिव है, जो कि इस इनिशिएटिव ने बहुत ज्यादा मदद की है। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ली है, जिसमें रेस्टोरेंट्स को गवर्नमेंट के द्वारा फूड पे रिबेट मिल जाता है, तो इसके चलते वहां के मील्स आधे प्राइस में बिक रहे हैं। इसके चलते लोगों में स्पेंडिंग बिहेवियर चेंज होते दिख रहा है। वहां के लोग इवनिंग विजिट्स पे निकल रहे हैं, बी टू द रिटेल डेस्टिनेशंस विच आल्सो इंक्लूड्स फूड एंड बेवरेजेस आउटलेट्स। अब कोई भी इकोनॉमी में रियल एस्टेट सेक्टर बहुत मायने रखता है। यूके में हाउसिंग प्राइसेस में नॉर्मलसी देखने मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हो जुलाई में करीब 1% से ज्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। एंड ये जुलाई में बढ़ोतरी होने का मेजर कारण है कि यूके ने फर्स्ट 5 लाख पाउंड्स यानी 500,000 पाउंड्स वैल्यू ऑफ द हाउस पे लेवी चार्जेस हटा दिए हैं। तो इससे टेक्निकली परचेस टैक्स तो फ्री ही हो गया है, तो इसीलिए इसमें इतनी ग्रोथ देखने मिली है। वेल दिस वॉज ऑल अबाउट द गुड एंड बैड साइड ऑफ द यूके's इकोनॉमी। तो कमेंट में जल्दी से बताइए कि आपको कैसा लगा ये सेशन। इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। So it helps me as a creator to stay motivated and give out more amazing content to you guys. Well, we now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।